Hello everyone. So last class I was discussing the topic Indian Constitution in the paper Legal Aptitude and Logical Reasoning. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर था हमने उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसी आगे आज मैं कंटिन्यू करूंगा इन टुडेज लेक्चर. तो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट दे रखा है इन द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is a small topic, that is citizenship. देखिए, कैन आई से दैट किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम स्टेट भी बोलते थे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, सिटीजनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसलिए ये समझना कि सिटीजन किसे कहते हैं, सिटीजन के क्या राइट, क्योंकि until unless we have a criteria to determine the citizenship, don't you think बहुत सारे हम बेनिफिट्स देते हैं सिटीजन्स को, बहुत सारे राइट्स देते हैं. ये हम कैसे देंगे until unless we have a criteria to determine ये what is the meaning of the term citizen and who will be called as citizen. उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए. That's why it's a very important aspect. सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, दैट इज गिवन इन द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैंने आपको बताया था सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड पार्ट 2 में सिटीजनशिप के प्रोविजन दे रखे हैं. जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड था. अब ये क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं कि साहब सिटीजनशिप या पार्ट 2 में क्या दे रखा है, या सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन किस पार्ट में दे रखे हैं. जैसे याद है फंडामेंटल राइट्स मैंने टॉपिक पढ़ा था पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है दैट इज गिवन इन पार्ट 2. और पार्ट 2 में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है, जो अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, कि सब जब देश का संविधान कमेंस हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950, मैंने बताया 26 जनवरी 1950, उस समय आपको कौन सिटीजन थे उसके बारे में आर्टिकल 5 में दे रखा है. ये हुवल किसको भी सिटीजन मानेंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसे सिटीजन माना जाएगा. फिर उसके बाद आर्टिकल 5 to 9 में ये दे रखा है. फिर आर्टिकल 10 में दे रखा है कि जो सिटीजन शुरू से थे जब देश का संविधान कमेंस हुआ, वो का सिटीजन कंटिन्यू रहे, उनके राइट्स एज ए सिटीजन कंटिन्यू रहे, उसके लिए क्या नॉर्म्स है वो आर्टिकल नंबर 10 में दे रखा है. और आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दे रखी है बेसिकली टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन बाय मेकिंग अ लॉ, कि आप सिटीजन्स के राइट्स को अगर रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाना चाहें तो उसके लिए पार्लियामेंट को पावर दे रखी है इन आर्टिकल नंबर 11. तो आर्टिकल 5 to 9 में तो दे रखा है कि साहब कौन देश के सिटीजन नागरिक थे जिस समय देश का संविधान स्टार्ट हुआ. आर्टिकल 10 में दे रखा कि साहब वो सिटीजन कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा. और आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप जो देश के नागरिक या सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को आप रेगुलेट कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा, ठीक है, नए राइट्स दे सकते हैं, राइट्स को कम कर सकते हैं, दैट इज रेगुलेटिंग देयर राइट. कैसे? बाय मेकिंग अ लॉ एंड बाय मेकिंग लेजिस्लेशन, थ्रू अ लेजिस्लेशन और बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज लॉ. एंड उस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने जो लॉ बना रखा है, द नेम ऑफ दैट लॉ इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो कह सकते हैं आर्टिकल 11 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप राइट्स ऑफ सिटीजन को रेगुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग लॉ. बाय यूजिंग दैट पावर गिवन इन आर्टिकल 11, पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना रखा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो कैसे पार्लियामेंट ने लॉ बना के, थ्रू दिस लॉ द पार्लियामेंट इज रेगुलेटिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन. नाउ अब इसमें ये तो जनरल सी बात होगी, सिटीजन से कंसेप्ट क्यों रेलेवेंट है और क्यों इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे इसके प्रोविजन देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड इट नाउ इसका जो आर्टिकल नंबर 5 जो ये बताता है स्पेशली कि जब देश का संविधान कमेंस हुआ तो उसके उस समय किसे सिटीजन माना जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये क्या बोलता है, देखिए आर्टिकल 5 क्या कहते हैं. आर्टिकल 5 इट सेज दैट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय देश का संविधान कमेंस हुआ, और कौन सी डेट है मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950.
एवरी पर्सन हु हैज अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमिसाइल मीन्स रहने की जगह जहां वो रहता हो, मतलब हर वो बंदा, एनी पर्सन लेट्स से ए, जिसका इंडिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया डोमिसाइल है, मतलब रेजिडेंस है, कहां पे, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस, व्हाट इज द डेट, 26 जनवरी, मतलब इस दिन जिसका भी देश में, हमारे भारत में टेरिटरी ऑफ इंडिया में डोमिसाइल था, ये द बेसिक कंडीशन। एंड अब मैं तीन चीज बताऊं, तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल, दिस वन इज मैंडेटरी, कि जो भी उस समय इंडिया में रह रहे थे, इंडिया में जिसकी भी, जिस समय देश का संविधान चालू हुआ और जिसका भी देश में घर था, एंड इसके अलावा तीन कंडीशन है, उसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ईदर ऑफ द थ्री, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन सी तीन कंडीशन? पहला, दैट पर्सन ही वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ए, जैसे ए ही हिमसेल्फ है बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं टेरिटरी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में TOI लिख रहा हूं, मान लें ए का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था इंडिया में, हुआ था टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ईदर ऑफ द थ्री कंडीशन, बी, ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ए के कोई भी पेरेंट्स में से, मतलब मदर और फादर, वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हो सकता है ए का जन्म इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन ए के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में दोनों में से कोई एक भी, मतलब इधर मदर और फादर कोई भी, ठीक है, अगर उनका इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में बर्थ हुआ है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और अब सोचिए कोई, मतलब जब हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए का इंडिया में डोमिसाइल है, रेजिडेंस है एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस, बट नीदर ए टुक बर्थ इन इंडिया, नीदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। लेकिन अगर जिस समय देश का संविधान चालू हुआ उस समय, उससे कम से कम पिछले 5 साल, मिनिमम 5 years प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पिछले 5 साल, कम से कम, ज्यादा है तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 साल से वो ऑर्डिनरली इंडिया में रह रहा है, मतलब घर में, घर तो ही आपका ऑर्डिनरली, आप इंडिया में ऑर्डिनरी तरीके से आप इंडिया में रह रहे हैं, तभी चलेगा। तो अगर एक बंदा जिस समय देश का संविधान चालू हुआ उस समय इंडिया में डोमिसाइल है उसकी, और तीनों में से एक भी कंडीशन, और या तो खुद उसका बर्थ इंडिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसका नहीं, मान ली उनके दोनों में से किसी भी पेरेंट्स का, मदर और फादर, इंडिया में बर्थ हुआ, या वो बंदा जिस समय देश का संविधान स्टार्ट हुआ उससे पहले कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 years से इंडिया में ऑर्डिनरी तरीके से रह रहा है। अगर इनमें से तीनों में से एक भी कंडीशन किसी बंदे के रिस्पेक्ट में फुलफिल होती है और जिसका इंडिया में अपना डोमिसाइल है, देन दैट पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे देश का संविधान नागरिक माना जाएगा, सिटीजन माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 5 में डिफिनीशन क्राइटेरिया दे रखा है कि जब देश का संविधान चालू हुआ था तो उसके हिसाब से किसी सिटीजन माना गया, एंड ये दे रखा है। और ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस नहीं, खाली ब्रीफली अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कि सिटीजन का जो कंसेप्ट है, एक बहुत फेमस लीगल थिंकर हुए हैं मिस्टर एरिस्टोटल, इन्होंने सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा है, क्योंकि कई बार ना पूरा सेंटेंस दे देंगे, अब बोलेंगे साहब बताइए दिस इज अ फिलोसफी एंड हु हैज सेड दिस अबाउट सिटीजनशिप। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको, तो मतलब पूरी लाइन दे दी आपको, बताइए सब बता किसने कहा था सिटीजनशिप के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा कि साहब कोई भी कंट्री को ले लो, स्टेट को ले लो, स्टेट बोली, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम कंट्री को स्टेट भी बोलते हैं, बोले इट ए कंपाउंड, इट्स मेड ऑफ सिटीजन्स। कैसे थे, देश नागरिकों से बना है, सिटीजन से बना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल ने कहा कि साहब सिटीजन्स के बारे में हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, उसके राइट डिफाइन करने पड़ेंगे, क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा साहब किसी सिटीजन माना जाएगा, किसी को नहीं माना जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग टाइप के कंट्री के हिसाब से सिटीजनशिप और क्राइटेरिया भी अलग अलग हुआ। जैसे एक कुछ कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कुछ कंट्री है जहां पे ओलिगार्की का मतलब बेसिकली जहां पे ऑटोक्रेटिक रूल है, या कहते हैं जहां डिक्टेटरशिप है। तो ओलिगार्की मतलब बेसिकली जहां पे डिक्टेटरशिप है या जहां पे ऑटोक्रेटिक रूल है, जहां पे मतलब तानाशाही है और कुछ लोग, कुछ सर्टेन 10-20 मतलब एक ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उनका पूरा कंट्रोल है, मतलब आम जनता ही कोई से नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इस बेसिकली द पीपल हैव अ से, द एवरी पर्सन इन द कंट्री हैज अ से, दैट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां सिटीजनशिप का क्राइटेरिया अलग होगा, वहां अलग तरह डिफाइन करेंगे। जो कंट्री डिक्टेटरशिप मॉडल पे काम कर रहे हैं, ओलिगार्की मतलब बेसिकली डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेटिक रूल है, जैसे ना राजा वाजा होते हैं, तानाशाह होते हैं,
पब्लिक, जनरल पब्लिक की से नहीं है, तो अगर तो वहां पे सिटीजन से वो क्राइटेरिया अलग, ऑब्वियस ही बात है। तो डिपेंडिंग अपॉन, मतलब उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि कंट्री इज मेड ऑफ सिटीजन, ठीक है। एंड ये जरूरी है डिफाइन करना कि सिटीजन किसे कहेंगे, सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा टू डिटरमाइन हु इज अ सिटीजन, हु इज नॉट अ सिटीजन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एनी कंट्री। लेकिन अब क्राइटेरिया रिगार्डिंग सिटीजन की किसे सिटीजन माने किसे नहीं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो क्राइटेरिया होगा वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो हर कंट्री को अपना, लेकिन होना होगा हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। तो दिस वाज द फिलॉसफी और you can say thinking of the Aristotle, a famous legal thinker, about the concept of citizenship. Now, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसमें कुछ खास टेक्निकल बात नहीं थी कि साहब। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्लियामेंट। देखिए बेसिकली पार्लियामेंट से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, पार्लियामेंट में बाद में आते हैं। एक हम बोलते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, लॉ मेकिंग, याद है मैं पहले ही बता चुका है थोड़ा सा, लॉ मेकिंग बॉडीज। तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से हमारे कंट्री के लेजिस्लेचर दो तरह के हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर which is only one and that we call it a parliament, और एक स्टेट लेजिस्लेचर जो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होगा। याद है शुरू में भी मैंने इस चैप्टर में बताया था कि लेजिस्लेचर दो स्टेज पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे दैट इज पार्लियामेंट और एक स्टेट लेवल पे दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो वी हैव टू सेट ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो बेसिकली हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात करें सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, एंड देन विल टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। ये सिर्फ एक ही है पूरे कंट्री के लिए। सेंट्रल वर्ड का मतलब होता है एक और वन बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली वन, स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होगा। तो आगे करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, देन विल डिस्कस अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट। जब हम पार्लियामेंट बोलते थे इसमें पहले समझना पड़ेगा क्या क्या पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ व्हाट। इसमें तीन चीजें कवर होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इज कंप्राइज, पार्लियामेंट कई चीजों कॉम्बिनेशन को हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आम चुनाव होते हैं 5 ईयर्स में लोकसभा के चुनाव होते हैं, एंड उसके थ्रू जो चुन के जाते हैं वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड थर्ड इज दैट राज्यसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब इसमें लोग चुन के नहीं भेजते, हर एक स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे अपॉइंट होते हैं। राज्यसभा नाम देने, इस हाउस कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स, राज्य अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होंगे। मैं अभी बात करूंगा लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, जो इलेक्शंस के थ्रू जो आप बोलते हैं हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसके थ्रू जो इलेक्ट वो लोकसभा हाउस। अच्छा उसमें इलेक्शन में वोटिंग को आम पब्लिक करती है, हम आप करते हैं जो भी 18 ईयर्स एंड अबव, जो भी 18 साल या उससे ज्यादा का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोकसभा में जो लोग भी चुन के जा रहे हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल पब्लिक, इसलिए आम चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं कि जनरल लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जैसे लोकसभा वो सारे लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो जनरल इलेक्शन के थ्रू दे बिकम द पार्ट ऑफ लोकसभा, इसे लोकसभा को द हाउस ऑफ पीपल, इट इज अ हाउस कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। राज्यसभा में इस हाउस कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर तीनों चीज आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा लोकसभा को हम डिफरेंट नाम, जो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
एग्जाम में कुछ टर्म पूछ देगी, एमसीक्यू बेस में पता नहीं होता, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कई बार बोलते हैं एमसीक्यू इजी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस इजी होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्या चीज, क्योंकि कई बार क्या होता है सब्जेक्टिव में एक वर्ड पे क्वेश्चन नहीं बनते, कहाँ से क्या पूछ लेगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस, अपर, इसी क्वेश्चन आ दिया, तो इसलिए वन हैज टू वेरी पेक्युलर अबाउट एवरी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं एक एक टर्म के ऊपर ना। तो अब हम तीनों के बारे में, क्योंकि हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया और पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ दीज थ्री, तो हम एक एक के बारे तीनों के बारे में, पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। इज दैट ओके? नाउ पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, बताना हाईएस्ट, और जिस कंट्री में हाईएस्ट पोजीशन में जो होता है वो इलेक्टेड पर्सन, कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं। बताना इंडिया रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को बना, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है एक कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होगा जिसका इलेक्शन होगा, उससे पहले वी वर नॉट रिपब्लिक। दैट्स वाई 26 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। याद है, मैंने ये सब चीज चैप्टर स्टार्टिंग बताया था। ये इलेक्टेड पर्सन होता है। इलेक्शन कैसे होता है, इसको इलेक्ट कौन करते हैं? इसको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो बॉडी है, ये कोई वो स्कूल कॉलेज वाला कॉलेज नहीं है, एक नाम दे दिया गया। इसके अंदर कौन कौन होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? देखिए, इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा, भी बताया था मैंने आपको, दैट टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे, मेंबर्स होंगे, और वो जो भी इसका मेंबर है, और मेंबर कौन है, एक तो ये है, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, उनके वोट के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। एंड सेकेंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अभी मैंने बताया हर एक स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेचर होता है, तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर एक बॉडी होती है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी थोड़ी देर में डिस्कशन में आएगा ही। अभी जैसे पहले पार्लियामेंट कंप्लीट करने का मैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हर एक स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर एक बॉडी होती है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बने जाते हैं, एंड वो भी इसके मेंबर माने जाते हैं। और ये सब, इसका मतलब क्या है, हमारे लोकसभा के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारे कंट्री में सारे स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एंड ये सारे मेंबर्स वोटिंग करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नेचर क्या है, इससे इलेक्टेड पर्सन कैसे इलेक्ट होता है, कौन सी बॉडी इलेक्ट करती है, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन कवर होता है, वो आर कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जितने भी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और जितने भी हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एंड ये सब अपने वोटिंग करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। नाउ अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफली ये बात करें, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन कैसे होता है, पावर्स की बात करते हैं। एक तो हम बोलते हैं साहब, जो यूनियन कंट्री की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो कंट्री की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दैट वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव पावर का हेड माना जाता है। और जब हम एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं, इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या कवर होता है, इसमें क्या क्या कवर होता है।
और जिसका हम हेड मान रहे हैं पूरे कंट्री के एग्जीक्यूटिव पावर हेड किसको माने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसमें क्या क्या कवर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर जो टर्म इसमें क्या कवर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ये सब इसमें कवर होती है। मतलब जब बोलते हैं ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द कंट्री, तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना, लेकिन लॉ मेकिंग पावर, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री। देखा जाए पूरे कंट्री की सारी पावर्स आ गई इसके अंदर। अच्छा, इसीलिए तो बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड हेड ऑफ द कंट्री। क्यों कि लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, उसके भी हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जुडिशियल पावर्स, कोर्ट्स, उसका भी हेड कौन है। अच्छा सुना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आप मर्सी पिटीशन सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगा सकते हैं। किसी को सजाए, कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दे दी और बंदा मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो माफ कर सकता है। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ऐसे ही लेजिस्लेचर में भी सबसे ऊपर है, जुडिशरी में सबसे ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर है, और मिलिट्री पावर आपको पता होगा साहब, जैसे आप जानते 26 जनवरी पे आप सुना होगा, देखा होगा आपने, परेड्स वगैरह होती है और जितने भी आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवल, इनके जो भी हेड होते हैं वो सब किसको सैल्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसका तो प्रेसिडेंट इनका सीनियर है। तो उस एंगल देखा जाए तो कंट्री की सारी की हर तरह की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन का मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर। और इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर क्या क्या सारी पावर्स आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर, जुडिशियल, जो कोर्ट्स की पावर, एंड सब पावर्स अलग अलग बॉडी के पास है, बट उन सबका हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए बोलते हैं सब कोर्ट्स के ऊपर भी प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर के ऊपर भी प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऊपर भी प्रेसिडेंट है, एंड मिलिट्री पावर्स के ऊपर भी प्रेसिडेंट है। तो इसलिए बोलते हैं ओवरऑल जितनी भी कंट्री के अंदर पावर्स अलग अलग बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन सब का हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई बोलते हैं ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसे बोलते हैं देश में सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती ना। ये तो एक पावर होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या कवर होता है, ये सारी चीज, इससे पता लगता है ओवरऑल कंट्री का वो होल एंड सोल है, एंड कंट्री का सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठे हैं ना। इसके अलावा ये तो एग्जीक्यूटिव पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर क्या क्या पावर्स आती है मैंने बता दिया। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रखी है, वो देखिए क्या, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें दे रखा है। अभी मैंने बताया कि साहब लेजिस्लेचर का मतलब टू मेक, लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाती है, और दो तरह के लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम चर्चा करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर हम डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जनरली आपने जो शुरू में पढ़ा था कि कोई पढ़ा ना, 3 लिस्ट, 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट दे रखी है, 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। मान लिया कोई यूनियन लिस्ट मैटर है, उस पर कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। सेशन का सुना, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, इनके तो बीच में वेकेशन होते, छुट्टियां होती है, ठीक है। तो मान लिया किसी समय पार्लियामेंट काम, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सेशन में नहीं है, अच्छा उनका अभी छुट्टियां चल रही है और किसी अर्जेंट मैटर पे लॉ की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कि वो भी लॉ बना सकते हैं। मतलब जब पार्लियामेंट लॉ बनाने की पोजीशन में नहीं है, पार्लियामेंट उस समय सेशन में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रहे, छुट्टियां चल रही है, और अगर किसी अर्जेंट मैटर पे लॉ की नीड पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हैं बाय मेकिंग द ऑर्डिनेंस, बाय इशूइंग द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मतलब वो जो लॉ बनाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म बनाएगा, इसे उसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं। ये सब चीज डिटेल में आप जब एग्जीक्यूटिव में आएंगे, एक बार सीसेट एग्जाम क्लियर करने के बाद जब एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेंगे, सब डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे खाली चीज़ों टच किया है, ठीक है, क्योंकि उतना डिटेल में यहाँ आ जाएगा तो फिर आप एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ेंगे, इसलिए खाली टच किया डिटेल में सब ऑर्डिनेंस क्या होता है बाद। और मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि जब कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उसकी छुट्टियां चल रही हैं लोकसभा की, राज्यसभा की,
और उस समय अगर किसी अर्जेंट मैटर पे लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक द लॉ बाय मेकिंग द ऑर्डिनेंस, एंड इसलिए इस पावर, और ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहां दे रखी है, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, द बाय पावर टू प्रोमुलगेट इशू द ऑर्डिनेंस, एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं प्रेसिडेंट की ब्रॉडली दो पावर होगी, एक तो एग्जीक्यूटिव पावर और दूसरी होगी ये दिस वन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर मैंने बताया उसमें 4 तरह की पावर आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड मिलिट्री पावर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द पार्लियामेंट के अंदर बता 3 चीजें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या लोकसभा, राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए आप लोकसभा भी मैंने बताया कि साहब जो आम चुनाव होते हैं एवरी 5 ईयर्स, जिसमें डायरेक्टली लोग अपने पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी के, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, निर्दलीय बोलते हैं ना, वो किसी दल से नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो अलग अलग लोग वहां से कंटेस्ट करते हैं, लोग वोट करते हैं, और जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट वहां से जीत जाता है, एंड ये सारे कैंडिडेट मिलके लोकसभा के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन है, इसलिए बोलते हैं ना लोकसभा बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, कि जो लोग चुन के जा रहे हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए और वो लोकसभा का पार्ट बनते हैं। अच्छा, बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो लोकसभा के मेंबर को भी एमपी बोलते हैं, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी बोलते हैं, बिकॉज दोनों ही पार्लियामेंट का पार्ट है। मेंबर, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं नाम क्या लिखे एमपी, ब्रैकेट में लिखते हैं लोकसभा। तो क्लेरिफाई करने के लिए साहब वो एमपी, और देखो एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा के मेंबर को भी बोल सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर को भी बोल सकते हैं, दोनों ही पार्लियामेंट का पार्ट है। इसे टू स्पेसिफाई के साहब लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा, ब्रैकेट में लिख दिया, जो भी है, ठीक है इसका। बट अदरवाइज दोनों को एमपी बोलते हैं, चाहे लोकसभा का मेंबर हो, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है ना। तो और इस लोकसभा को बताया हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, मैंने बताया था। अब इसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 552 पर्सन हो सकते हैं, इलेक्ट पर्सन्स। 552 में 3 कैटेगरी बनेगी। 530 तो स्टेट से चुन के आएंगे, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड स्टेट यूनियन टेरिटरी, एंड 2 जो हैं इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सफिशिएंट मेंबर्स नहीं है, मतलब उनका खास रिप्रेजेंट, ये मतलब पूरे लोकसभा के अंदर एक बंदा भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि 2 बंदे चाहे तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉम, ये इलेक्ट होके नहीं आते, ये नॉम। तो पहले तो इलेक्शन होगा, 530 स्टेट्स आएंगे, 20 ये मैक्सिमम है, कई बार कुछ स्टेट्स खाली रह जाती है, ठीक है। 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम। अच्छा, इनके थ्रू जो आए इलेक्ट हो गए, उसी में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कई लोग इलेक्ट हो गए आगे, तो बात ही खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि उसकी राय ऐसी है कि साहब जो लोग भी चुन के आए हैं स्टेट से यूनियन टेरिटरी से, उनमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई बंदा ही नहीं है या बहुत कम है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अपनी तरफ से मैक्सिमम 2 बंदे नॉमिनेट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड ये नॉमिनेट मतलब इलेक्ट होकर नहीं आ रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सब मैक्सिमम फिगर है। मैक्सिमम मेंबर लोकसभा के 552, स्टेट के मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव 530, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी 20, एंड मैक्सिमम 2 पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है लोकसभा की। सब लोकसभा, पहले तो लोकसभा क्या है, कैसे बनती है, मैंने बताया। अब इसका कंपोजिशन क्या है, मैंने बताया कि सबसे कंपोजिशन किस तरीके से एंड कितने लोग होते हैं। ये फिगर जरूर याद कीजिएगा, मैंने बताया एमसीक्यू बेस्ड पेपर में बात ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट तो ठीक है अपनी जगह है, बट जहां पे अमाउंट आ जाए, डेट आ जाए, फिगर्स आ जाए, कैलकुलेट जरूर अच्छे से याद, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, ठीक है। अब जैसे आ जाए लोकसभा कैन बी कंप्राइज ऑफ मैक्सिमम हाउ मेनी पीपल,
अब ये आपको नंबर 552 याद नहीं है, आप फंस गए। इसलिए सब कुछ पता है लोकसभा का, पूरी अंडरस्टैंड, बट ये फिगर याद नहीं है। इसलिए वन हैज टू वेरी, क्योंकि एमसीक्यू में बताए इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस तरीके से, एंड वन हैज टू वेरी क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट हम बात करें राज्यसभा के बारे में। देखिए राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट जी बोलते हैं, अभी मैंने बताया था राज्यसभा के जो मेंबर्स वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते बाय द पब्लिक, रादर हर एक स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नॉमिनेट करता है। इसे ना इसे काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसा सभा हाउस कंप्राइज और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, राज्यों की प्रतिनिधि यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और इसको मैंने बताया था अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं। नाउ इसके अंदर कितने बंदे देखिए राज्यसभा के अंदर, मैक्सिमम 250। 250 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें कोई डिवीजन नहीं है कि सब इतने स्टेट इतने यूनियन, टोटल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव 238 एंड 12 ये सब मैक्सिमम है। इट मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको नॉमिनेट कर सकता है हुआ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, साइंस में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, किसी फील्ड में, सोशल सर्विस में आप एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं, तो ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। और मैक्सिमम कितने नॉमिनेट कर, 12 बंदे नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द क्रिकेट, एंड इस कारण से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट कर दिया था ऐप को। तो ये 12 वाला ये वाला केस था। तो आप टाइम टू टाइम सुनते रहते हैं कि जो लोग अपने अपने फील्ड में, साइंस में, कल्चर में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में, एंड उनमें किसी फील्ड में अगर आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हैं, जिनका एक कह सकते हैं एक मुकाम हासिल किया है, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो नॉमिनेट कर सकता है इन द राज्यसभा। एंड ऐसे मैक्सिमम कितने बंदे नॉमिनेट हो, 12, इससे ज्यादा नॉमिनेट नहीं हो सकते, मैक्सिमम इट कैन बी 12, नॉट मोर देन दैट। और 238 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से आपको 250 मैक्सिमम 250 की राज्यसभा बनती है ना। ये कैसे होता है, दे आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन अपने फील्ड के, ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी के। अच्छा किस स्टेट के कितने बंदे होंगे, किस ये का तरीका, इसका तरीका आपको किस मतलब किस बेसिस पे होता है ना। 238 सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उसमें से किस स्टेट को कितने सीट रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, सब उत्तर प्रदेश के कितने बंदे राज्यसभा में नॉमिनेट होंगे, ठीक है। आपको महाराष्ट्र के कितने होंगे, आंध्र प्रदेश कितने होंगे, राजस्थान के कितने होंगे, तमिलनाडु कितने होंगे, तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया बेसिस होगा। तो उसका तरीका जो है कि कैसे किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी इन द राज्यसभा, वो तरीका आपको दे रखा है इन द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। कहां दे रखा है, 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। अगेन ये सब चीजों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो 4th शेड्यूल है उसमें एक क्राइटेरिया दे रखा है जिसके बेसिस पे स्टेट्स को राइट मिलता है किस स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे इन द राज्यसभा, और सारे स्टेट्स यूनियन मिला के टोटल कितने 238 मैक्सिमम एंड 12 टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। एंड जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल दिया, एंड ऐसे टाइम टू टाइम सुनते रहते हैं। तो ये राज्यसभा का कंसेप्ट है। ऐसा कंपोजिशन मैंने बताया, लोकसभा का मैंने पहले बता दिया था। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब देश की जो सरकार है उसके बारे में बात करें। अच्छा गवर्नमेंट किसे कहते हैं, अगर हम बोलें गवर्नमेंट किसे कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहेंगे, कहने से सेंट्रल गवर्नमेंट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पीएम उसका हेड होता है प्लस ऑल अदर मिनिस्टर्स, इससे मिलकर मतलब सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। मतलब पीएम बताता है किसको क्या मिनिस्टर बनाना, हुआ था पीएम देखना शपथ सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। देखना प्रैक्टिकली जब सरकार बनती है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए फिर सरकार बनती है जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है, तो पीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाएगा, बाकी सारे मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाएगा, बट वो लिस्ट कौन कौन सा मिनिस्टर बनेगा पीएम डिसाइड करता है
पीएम वो लिस्ट आपको प्रेसिडेंट को देता है कि साहब इनको ये मिनिस्टर बनाने, अपॉइंट वही करता है। तो मतलब बाकी मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर सब मिला के, लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उसका 15% निकाल लें, 15%। जैसा ये पढ़ा हमने, लोकसभा के मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, पढ़ा ना 552, तो 552 का 15% निकाल लीजिए। उससे ज्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बंदे नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या है, अगर आप 552 का जो भी आपको आएगा, मेरे हिसाब से इसके अंदर इट शुड कम अराउंड 55 और प्लस 27 के आसपास आएगा, 82 के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। 15% 82 83 के आसपास आएगा, जो भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी। इसका मतलब बेसिकली 82 83, इससे ज्यादा टोटल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये एक्चुअली कैप लगा रखे है, ये नहीं कि दुनिया भर के मिनिस्टर बना दिया आपने, ठीक है, तो एक कैप लगा रखे, टोटल नंबर मिनिस्टर मैंने बोल्ड भी किया, हाईलाइट किया हुआ है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, मतलब पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड, एक क्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15%। किसका 15%? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसका 15% कैलकुलेट कर लिए। उससे ज्यादा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग नहीं हो सकते। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब टोटल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम। फिर ये बोल रहा कि साहब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सब कोई लॉ के थ्रू पार्लियामेंट तय करेगी। मतलब पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसके तय करेगी उनके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या सैलरी, क्या अलाउंसेस होंगे, ठीक है। और जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ के थ्रू ये तय नहीं करती, इट विल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, पार्लियामेंट या तो लॉ बना दे रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन जब तक अगर कोई लॉ नहीं बनाती पार्लियामेंट, तब तक लॉ नहीं बनाती, तब तक सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका दे रखा है रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस बेनिफिट्स टू बी गिवन टू द काउंसिल मिनिस्टर, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और जब पार्लियामेंट लॉ बनाते फिर पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो ये आपके इसके साथ हमने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करी था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, उसी के साथ हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। अभी मैंने बताया था साहब कि लेजिस्लेचर दो लेवल पे है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल वाला मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट लेवल। स्टेट लेजिस्लेचर्स, जब हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं तो हर एक स्टेट का अलग अलग होगा, और हर एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा, एक कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर, उसमें कौन कौन कंप्राइज होगा, हु विल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एक तो उसके अंदर गवर्नर ऑफ द स्टेट जरूर आएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आया था, उसका पैरेलल यहां गवर्नर, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर आएगी, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे वहां पे था ना लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, वो तो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में था, सेंट्रल लेजिस्लेचर हर एक स्टेट का। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना। गवर्नर तो हर स्टेट में मिलेगा आपको, हर स्टेट का लेजिस्लेचर का पार्ट है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी हर स्टेट के लेजिस्लेटिव पार्ट है। इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या सिंपली लेजिस्लेटिव। स्टेट तो हर स्टेट का अलग अलग है। विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। नाउ हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, वो कौन सा भी बताऊंगा मैं आपको,
कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट है, मतलब हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मतलब हर एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव में ये दोनों तो है, गवर्नर भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन कुछ स्टेट्स में गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब तीनों है, ये चीज एक्स्ट्रा है। तो इसलिए मैं इसके आगे लिखता हूं ये हो भी सकता है और नहीं भी। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये हर एक स्टेट में नहीं है, ओनली इन सम स्टेट्स वी हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, रेस्ट। इसका मतलब क्या है, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन से स्टेट्स है मैं भी नाम बताऊंगा। तो उन स्टेट्स में कह सकते हैं कि उन स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर में तीन चीजें हैं, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट जिन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उन स्टेट्स के लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ दो ही चीज आती हैं, एक गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बस। इसका मतलब, और मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर तीसरी बॉडी नहीं है, कुछ स्टेट्स के अंदर है। कुछ स्टेट्स कौन से बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जिन स्टेट्स के अंदर आपको विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका मतलब उस स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर तीन चीज हो गई, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जिन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो इम्प्लाइड क्या है, वहां के लेजिस्लेचर में से दो ही चीजें, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब वो कौन से स्टेट्स हैं देखिए। अच्छा, एक और कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, मैं लिख देता हूं, स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट्स के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, जिन स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखिए कौन से स्टेट्स हैं। पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये 8 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद करने का तरीका, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है। बिहार, यूपी 7 स्टेट्स हैं, एमपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, 8 स्टेट्स हैं। इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका था इन 8 स्टेट के अंदर, कह सकते हैं इन 8 स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर का मतलब तीनों चीजें, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इन 8 स्टेट के अलावा बाकी, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, और सो मेनी स्टेट्स आर देयर, जहां गुजरात है, तो कह सकते हैं उन स्टेट्स के अंदर असम है, उन स्टेट्स के अंदर कह सकते हैं कि आपको लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ दो ही बॉडी है, एक गवर्नर एंड दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जिन स्टेट्स के अंदर अगर दोनों बॉडीज है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, जो कि 8 स्टेट में मैंने बताया, उनको बोलते हैं, उनका लेजिस्लेचर को बोलते हैं बाई कैमरा लेजिस्लेचर। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, याद हो तो, उसको बोलते हैं बाई कैमरा लेजिस्लेचर। बाई मीन्स 2। और जिन स्टेट्स के अंदर, जो अदर स्टेट्स हैं इन 8 के अलावा, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉडी है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब गवर्नर तो सब जगह ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, उनको बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनि में सिंगल एंड बाय, तो कह सकते हैं दीज आर द 8 स्टेट्स विच आर हैविंग द बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये 8 स्टेट है जिनके पास बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब क्या है, उनके लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है बाय 2, ठीक है। गवर्नर को छोड़े तो है ही इम्प्लाइड है, ठीक है। जैसे कंट्री लेवल पर ना, हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पे कौन है, गवर्नर है, वो तो हर जगह होगा, चाहे वो हम लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, जुडिशरी की बात करें, हेड लेवल पे जैसे कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नर है। तो 8 ये ऐसे स्टेट है जिनका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी स्टेट्स का है यूनिकैमरल, बाकी स्टेट्स का क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। नाउ अब बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ देखिए,
कंपोजिशन स्टेट लेजिस्लेचर्स। पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, इसके अंदर मिनिमम 60% हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 500। मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग होगा, लेकिन स्टेट यूनियन टेरिटरी का, लेकिन किसी भी स्टेट में 60 से, यूनियन टेरिटरी में 60 से कम नहीं होगा, और किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी 500 से ज्यादा नहीं होगा। ये दो लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक स्टेट की लेजिस्लेटिव, हर स्टेट में तो है ही नहीं, अभी बताना, सिर्फ 8 स्टेट्स में, 8 स्टेट में है जो हम बोले बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब नंबर अच्छे से याद कर लीजिए, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। विधान परिषद, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट का है, हर स्टेट में तो कोई है ही नहीं बॉडी, इट कैन बी मैक्सिमम 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो मेंबर्स को 1/3 निकाल लीजिए, उससे ज्यादा मेंबर्स उस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप 240 मेंबर मान लें, देयर आर 240 मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। 240 का 1/3 करोगे तो 80। इसका था उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 80 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 80 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले चेक कीजिए, जिस स्टेट का आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करें, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कितने हैं, जितने भी हैं उसका 1/3 निकाल लीजिए। उससे ज्यादा मेंबर्स आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होंगे। एंड लेकिन एक बात और है, अगर ये जो कैलकुलेशन 1/3 की, वो कैलकुलेशन अगर 40 से कम आती है, तो कम से कम 40 मेंबर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे, मतलब 40 से कम नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 से कम बंदे नहीं होंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ दैट स्टेट, और 40 पर्सन्स विच एवर हायर। मतलब अगर ये कैलकुलेशन अगर 40 से ज्यादा आती है तो वो ले लीजिए 40 और दिस विच एवर हायर, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर 40 से कम आती है तो 40 हायर हो जाएगा, तो विच एवर हायर, मतलब कम से कम 40 बंदे तो होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मेंबर्स हैं, बताए 60 से 500 कुछ हो सकते हैं, 60 से कम नहीं और 500 से ज्यादा नहीं। मान लिया 90 है, तो 90 का 1/3 निकालो, कितना है 30, कितना है 130। अब 30 हम ये कैलकुलेशन क्या है, 30 और 40 विच हायर, तो हायर क्या होगा 40, मतलब कम से कम 40 बंदे तो होंगे, ठीक है। इट मीन्स ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बट एनी केस वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 से कम कैलकुलेशन आ रही है तो 40 मेंबर्स तो जरूर होंगे इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये तो साहब लेजिस्लेटिव असेंबली के कम से कम कितने बंदे, सबसे ज्यादा कितने, काउंसिल के कैसे, वो सब मैंने आपको बताया। नाउ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसकी जो पहली मीटिंग होती है लेजिस्लेटिव विधानसभा की, उसकी पहली मीटिंग से 5 साल के लिए चलती है। हाँ, अगर 5 साल से पहले किसी कारण से वो डिसॉल्व कर दिया गया, टर्मिनेट का तो अलग बात है, लेकिन 5 साल तक चलती है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई डिसोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन इसमें जितने मेंबर्स होते हैं हर 2 साल पे उसके 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। उस एंगल से अगर देखें, आपके जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, मान लिया एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हमारे एग्जांपल लेते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लेट्स से 75 मेंबर्स हैं, लेट्स से देयर 75 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा 75 को 1/3 कितना हुआ 25। इधर हर 2 साल में 25 बंदे रिटायर करेंगे, 25 रिटायर करेंगे, फिर 25 बंदे और नए आएंगे, ठीक है। ऐसे मतलब वो रिटायर करें, उसकी जगह नए आएंगे। इसका मतलब एक बार जो पूरे 75 है, 6 साल में सारे रिटायर हो जाएंगे एक बार। भाई
75 टोटल थे, उसका 1/3 2 साल रिटायर हुए, फिर अगले 2 साल फिर बीतेंगे तो 2 + 2 4, फिर 1/3 रिटायर करेंगे, फिर 2 साल बीतेंगे, फिर 1/3 6, इधर 6 साल में सारे रिटायर कर एक बार, ठीक है। फिर नए बंदे, मतलब बीच में जब जब रिटायर नए बंदे अपॉइंट होते रहेंगे, लेकिन एक बार जितने शुरू से थे एक बार, एंड इसमें कोई डिसोल्यूशन कंसेप्ट नहीं होता। हाँ, हर 2 साल पे जितने मेंबर्स काउंसिल के हैं उसके 1/3 दे रिटायर एट एवरी 2 ईयर्स। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस स्टेट में काउंसिल भी इस असेंबली के अलावा बाई कैमरल है, वो स्टेट्स के नाम याद रखने, ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिए हैं, और इनके मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, सारी बातें, और कितने टाइम के लिए काम करते हैं, वो सारी बातें मैंने बता दी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नर। जैसे कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वैसे स्टेट लेवल पे वी हैव गवर्नर। जैसे कंट्री लेवल वो हेड ऑफ द कंट्री मानते हैं, गवर्नर को हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। जनरली हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर होगा, बट कई बार ऐसा होता है एक ही गवर्नर को 2 स्टेट का काम भी, जैसे छोटे छोटे स्टेट होते हैं, या कई बार होता है एक स्टेट का गवर्नर हट गया या उसकी डेथ हो गई या कोई भी कारण से उसने रिजाइन कर दिया, तो कई बार दूसरे स्टेट के गवर्नर को भी चार्ज देते हैं कि आप दूसरे स्टेट का भी काम देख लो। तो कई बार ऐसा भी होता है, बट जनरली हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर होता है। बट सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक ही बंदा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर एक्ट कर है, क्वाइट पॉसिबल। गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका इलेक्शन नहीं होता, नॉट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे किसी गवर्नर को हटा सकता है, जब चाहे किसी बंदे को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। इसलिए आप सुनते रहते हैं स्टेट के गवर्नर चेंज होते रहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट की से डिस्कस करके सारे काम करता है। इसे सुना होगा आपने, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के गवर्नर को चेंज करना कर देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर देता है। इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैंने बताया इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद का इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आज ही के लेक्चर में। लेकिन गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, रादर इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो एक्ट करेगा, गवर्नर जब हटाना चाहे हटा सकता है, नया बंदा अपॉइंट करना, नया बंदा अपॉइंट हो सकता है। नाउ पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर की जो पावर है, दे आर सिमिलर टू द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर फर्क इतना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूरे कंट्री लेवल पे है, और इसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट के आप गवर्नर है। जैसे यहां भी दे रखा है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, जैसे वहां एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन द कंट्री था, यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, इट लाइज इन टू द हैंड्स ऑफ गवर्नर। अब यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आएगा, उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर, उस स्टेट की जुडिशियल पावर्स। हम मिलिट्री पावर नहीं आएगी, मिलिट्री पावर का स्टेट की पूरी कंट्री की होती है, स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी थी, तो वहां पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरे कंट्री की, लेजिस्लेटिव पावर पूरे कंट्री की, जुडिशियल पावर पूरी कंट्री, यहाँ पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री पावर स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें मिलिट्री पावर वाली बात नहीं आ रही। तो वो वाली पावर यहाँ पे नहीं है, मिलिट्री पावर ये सब वो छोड़ दीजिए। डिप्लोमेटिक पावर जैसा ना, एक कंट्री के दूसरे कंट्री का रिलेशन, वो सिर्फ नेशनल लेवल पे हैंडल होता है, उनको छोड़ दीजिए, जो नेशनल लेवल पे स्टेट को पावर ही नहीं होती। बाकी स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा लॉ मेकिंग पावर, पता ना स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं, उसमें पावर, लॉ बनाने की पावर किसी स्टेट की है, तो वो पावर किसकी है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। मतलब गवर्नर के थ्रू वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर काम करती है, ठीक है। जुडिशरी वहाँ के कोर्ट्स, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल दैट, ठीक है, उन सब का हेड कौन है, दैट इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अच्छा, इसके अलावा इन एडिशन, हाँ, मिलिट्री पावर्स नहीं है, डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है, अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है नेशनल लेवल पे। अच्छा, यहाँ पर भी जैसे आर्टिकल 123 मैंने बताया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे आर्टिकल 213 याद करने का तरीका, वो 123 था, ये 213 है। पहले के 2 डिजिट हैं, 1 2 3, इन दोनों को रिवर्स कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, 1 2 की जगह क्या हो गया 213। तो आर्टिकल 213 में गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रखी है। सेम कंसेप्ट कि जब किसी स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट का आप गवर्नर है, उस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर पा रहा, या सेशन में नहीं है,
और कोई अर्जेंट मैटर पे लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय उस स्टेट का गवर्नर लॉ बना सकता है बाय मेकिंग द ऑर्डिनेंस। और गवर्नर को ऐसे पढ़ने की पावर कहां से रखी है? इन आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल नंबर भी याद अच्छे से करना है। एंड ऐसी सिमिलर पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहां से रखी है? आर्टिकल 1 to 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहां भी एग्जीक्यूटिव पावर पूरे कंट्री की, एग्जीक्यूटिव पावर वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज थी, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, एंड प्लस वहां ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123। सेम चीज यहां भी, बस फर्क क्या था? गवर्नर का स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में, और एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ मिलिट्री पावर या डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। और बाकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहाँ भी है आर्टिकल 213 इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इसके साथ हमने लेजिस्लेचर पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज स्टेट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही चीज नहीं होती, बहुत इसके अलावा चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ब्रॉडली चीजें रखी गई है, एक मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बहुत डिटेल आपके सिलेबस, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है, बहुत सारी चीज समझ, अभी आपने 12th पास ही तो किया है, तो इस लेवल पे आप बहुत ज्यादा। अच्छा, कई बच्चों सर क्या बात करते हो, हम तो स्कूल के सबसे सीनियर थे। भाई स्कूल में सीनियर थे ना आप, 12th पास कर लिए स्कूल खत्म, तो स्कूल के सबसे सीनियर हो गए। लेकिन दुनिया के हिसाब से, दुनिया बोलता ना रिलेटिव टर्म है, नहीं बोलता वो अमीर है, लेकिन उसके सामने 10 गुना अमीर आदमी खड़ा हो जाता, बोला ये कभी गरीब हो गया, तो रिलेटिव टर्म। तो अब स्कूल के लिए सीनियर है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से, पूरी दुनिया की समझ के हिसाब से, सोसाइटी की समझ के हिसाब से आप बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सिलेबस में से एक ब्रॉडली की मोटा मोटी बच्चे को एक मोटी मोटी बातें पता है कि नहीं पता, बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं, दैट्स, तो उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन उसी के साथ हम पढ़ा भी रहे हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द जुडिशरी, जिसमें कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, कोर्ट्स की बात करते हैं, तो आप इतना ब्रॉडली, आई थिंक सबको पता है कि ब्रॉडली कोर्ट्स हमारे कंट्री में 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, जो इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, दैट इज ओनली वन, दैट इज एट न्यू दिल्ली। हाई कोर्ट जो हर एक स्टेट का अलग अलग होगा, जो हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग। और एक उसके बाद नीचे, उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल सकते हैं, वो सब एक साथ ले लिया हमने, मतलब डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे होते हैं और कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अच्छा, यहां पे इस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट लेवल पे, यहां पे सिविल मैटर्स के लिए अलग कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स, इसलिए सिविल एंड क्रिमिनल अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्रिमिनल सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसे बोल सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल में हम ऐसा नहीं बोलते। क्यों? हाई कोर्ट एक ही है, हर एक स्टेट का अलग अलग है। तो मान लिया बताएं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है, जो यूपी का हाई कोर्ट है, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट का, वो क्रिमिनल मैटर भी हैंडल करता है, सिविल मैटर, मतलब अलग 2 हाई कोर्ट नहीं है एक स्टेट के, एक हाई कोर्ट जो सिविल मैटर हैंडल करे, क्रिमिनल, ऐसा नहीं है। ऐसे देश का सुप्रीम कोर्ट 2 नहीं है, एक, इसलिए वो हम अलग अलग बोलते नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोलते, इसका मतलब वो वही सेम सुप्रीम कोर्ट विल हैंडल सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर। सिमिलरली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, इट हैंडल्स बोथ सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट्स होते हैं, सिविल मैटर हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होते हैं, ऐसे सबऑर्डिनेट लेवल पे। इसलिए यहाँ पे हम फर्दर डिवीजन करते हैं, इस लेवल पे वी हैव बोथ सिविल कोर्ट्स एंड, यहाँ सिविल और क्रिमिनल सब एक ही जगह है, इसलिए अलग अलग हम बात नहीं करते। नाउ पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट विद द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, बोथ फॉर मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जनरल लॉ एंड फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात करें, दैट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब साहब देश में कुछ पत्ता भी हिलता है, कुछ भी होता है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, और कोई कोर्ट नहीं करता। बस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिलेटेड कोई बात उठ जाए, कुछ जो है, और दोज मैटर ऑलवेज गो टू ओनली सुप्रीम कोर्ट, वो और किसी कोर्ट के नहीं जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो वाले मैटर तो हैंडल करता है, पॉइंट, वो तो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अलावा और भी किसी लॉ, अदर लॉज, अदर इतने सारे एक्ट्स हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उससे रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट है, उससे रिलेटेड भी कोई इशू है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है। हाँ, उसका प्रोसेस है, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट लेवल पर आप जाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। इज एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री है,
और डायरेक्टली इसकी सेटअप करने के बारे में देश के संविधान में लिखा हुआ है कि साहब सुप्रीम कोर्ट देश की होगी एंड ऑल दैट, एंड इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान आपको रखनी है, याद रखनी है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम 34 हो सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कैन बी हाउ मेनी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस सुप्रीम, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उसको मिला के मैक्सिमम 34। मैं बता दूं प्रेजेंटली वैसे 31 है, आज के दिन प्रेजेंटली 31 जजेस हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो सुप्रीम कोर्ट नॉर्म्स उसके मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। ये आज 31 है और कोई पॉइंट हो जाए 32, लेकिन 34 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, आप इसको, ये तो मैंने आज की स्थिति बता दी, आज 31 है, इसका 3 वैकेंसी है, इसको ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, 3 वैकेंसी है, 31 अभी है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 34 जजेस कैन बी देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, इससे ज्यादा आपको नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन याद रखिए, मैक्सिमम 34 वाली बात याद रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जो रिटायरमेंट एज है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 65 ईयर्स, 65 साल, मतलब ये 65 ईयर्स की एज पे पहुंच के रिटायर हो जाते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, कई बार कंफ्यूज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक ही है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो चीफ जस्टिस, अच्छा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस इंडिया ही बोलते हैं, एक ही बात है। तो उसकी रिटायरमेंट एज क्या 65 ईयर्स है, 65 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या हैं, वो किस किस तरह के मैटर देखता है? द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन्स अपील्स। अच्छा, हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। सिविल में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट दो नहीं है, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, हाई कोर्ट से डिसाइड हो गया है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन मेक अपील टू द सुप्रीम कोर्ट बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन्स अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ एंड अदर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सर्टेन ट्राइब्यूनल। कुछ ट्राइब्यूनल्स के डिसीजंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो पढ़ेंगे, एक बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT। एक NCLT होती है, एक NCLAT उसकी सुपीरियर अथॉरिटी है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील जाती है NCLAT को, और NCLAT भी ट्राइब्यूनल उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वही बोला है, एंड सर्टेन ट्राइब्यूनल्स। इट ऑल्सो जुरिस्डिक्शन फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। याद है रिट जुरिस्डिक्शन पता है, रिट पिटीशन, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वही लिखा हुआ है। अच्छा, कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी लीगल मैटर पे एडवाइस लेनी हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर कर, सुप्रीम कोर्ट उस पर एडवाइस दे सकता है। इट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ लॉ पे रिलेटेड को डिस्कस करना है, कोई गाइडेंस लेनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे अपनी गाइडेंस दे सकता है। एंड इट अ वेराइटी ऑफ अदर स्पेशल, इसके अलावा कुछ स्पेशल जुरिस्डिक्शंस भी हैं, इसको आपको ये सारी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। जुरिस्डिक्शन पावर्स, ये क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज करता है वो दे रखा है। नाउ कमिंग टू हाई कोर्ट, क्या हर एक स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है? अच्छा, पहला जो हाई कोर्ट, जब स्टार्टिंग में जो हाई कोर्ट सेटअप होने शुरू हुए थे, ये हुए थे अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। अच्छा, 1861 मतलब ब्रिटिशर्स का लॉ था, या पहले उसके थ्रू, लेकिन जब देश हमारा आजाद हो गया और जब हमारा देश का अपना संविधान बन गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी सेटअप हुए और अंदर से कुछ स्पेशल लॉ भी बनाए गए। देखिए क्या लिखा हुआ, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम वो एस्टेब्लिश फर्स्ट अंडर द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 18, पहली बात इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। बाद में रिमेनिंग, जब जितने हाई कोर्ट उस समय सेटअप हो गए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, बाद में रिमेनिंग हाई कोर्ट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर कुछ स्पेशल एक्ट भी बनाए गए उसके लिए। ठीक है, ये सब आपको ज्यादा काम की नहीं, ठीक है, बट ब्रीफली बता दिया। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, कई बार होता है दे कैन बी एट वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ऐसा भी होता है कई बार। नॉर्मली जैसे वो गवर्नर बताया था, नॉर्मली हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग हाई कोर्ट होता है, बट कई बार ऐसा हो सकता है देयर इज वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा इज ए स्टेट, पंजाब इज ए स्टेट, चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी। इन तीनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में, वो तीनों का कॉमन, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैव एपेलेट, ये अपील सुन सकता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। सिविल एंड क्रिमिनल, अब बता ना, एक तो नीचे से मैटर डिसाइड हो गया है, हाई कोर्ट में अपील सुन रहे हैं, एक डायरेक्टली हाई कोर्ट में है, सिविल मैटर क्रिमिनल, ना हाई कोर्ट दोनों तरह के मैटर हैंडल करता है, सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्ट्रिक्ट एंड सब स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सब उनके ऊपर है। एंड हाई कोर्ट हैव आल्सो रिच जुरिस्डिक्शन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। याद है
हमने जब रिट पिटीशन पढ़ाई थी मैंने इसी चैप्टर के अंदर, तो बताया रिट पिटीशन हम 2 जगह लगा सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, और हाई कोर्ट को लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर राइट्स। तो वही लिखा है देखो, एक तो हाई कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है, अपील सुन सकता है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल मैटर इंटरवीन कर सकता है, क्रिमिनल मैटर इंटरवीन कर सकता है, और इसके अलावा रिट पिटीशन भी ले सकता है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स एज वेल अदर राइट्स। इसके लिए बताया आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट को पावर दे रखी है। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट से भी और नीचे लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे लेवल सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और ये भी 2 होते हैं, सिविल कोर्ट अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सब ऑर्डिनेट लेवल पे, ये अपना काम करते हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेटअप नहीं हुए, ये अपने अलग अलग लॉज के थ्रू सेटअप में बता रहा हूँ। देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेटअप हुआ, हाई कोर्ट शुरू में तो सेटअप हुए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के थ्रू, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन या स्पेशल एक्ट थ्रू, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट इसके थ्रू नहीं हुए। देखिए फाइनली देयर वेरियस डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, 2 सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह के हैं। ओरिजिनल एंड एपेलेट, ओरिजिनल का होता है मैटर सीधा वहीं आ रहा है, ओरिजिनल का फ्रेश मैटर आ रहा है, नीचे से डिसाइड होकर अपील के थ्रू नहीं आ रहा। एपेलेट का मतलब क्या है, पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर गया, वहां मैटर डिसाइड हुआ, वहां से अपील करके आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। फंक्शनिंग अंडर ऑर्डिनरी लॉ, दीज हैव बीन क्रिएटेड नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, बट अंडर द लॉज ऑफ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। सिविल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मोस्टली अंडर सिविल कोर्ट्स एक्ट ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट के सिविल कोर्ट्स एक्ट हैं उसके थ्रू हैं। एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मेनली अंडर द लॉ कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। तो जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स यहाँ पे सेटअप हुए हैं ये स्टैंडर्ड लॉ के थ्रू है, बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके थ्रू, और सिविल कोड हर एक स्टेट का सिविल कोड एक्ट है उसके थ्रू सेटअप हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये सेटअप नहीं हुए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेटअप हुआ है। हाई कोर्ट शुरू में तो हुए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल एक्ट के थ्रू है। इसके अलावा जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट तो हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो स्पेशल मैटर्स के लिए होती है। सुना होगा आपने इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, अभी बता दें मैंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कॉम्पिटिशन कमीशन जो अलग अलग मैटर, नाम कॉम्पिटिशन मैटर रिलेटेड, कंपनी लॉ मैटर रिलेटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स मैटर रिलेटेड, इसके लिए अलग से स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल्स होती हैं। वो एग्जैक्टली कोर्ट्स नहीं होते बट कोर्ट्स की तरह काम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली कोर्ट बट कोर्ट्स की तरह काम करते हैं। उनको हम क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स को बोलते हैं। क्वासी में सिमिलर, जुडिशियल बॉडी नहीं बोलते, इनको बोलते हैं जुडिशियल बॉडी कोर्ट, ये जुडिशियल बॉडी, ये जुडिशियल बॉडी, ये जुडिशियल बॉडी है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स है वो जुडिशियल बॉडी नहीं है, दैट सिमिलर टू जुडिशियल बॉडी, ऐसे हम जुडिशियल बॉडी के आगे लगा दिया क्वासी, सिमिलर टू जुडिशियल बॉडी। बाकी ये सब चीजें चर्चा बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट लेवल पे जब आएंगे। देखिए अभी क्या सी सेट में आप टोटल पढ़ना कितना है, बच्चा 1 महीना 2 महीना 3 महीना तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, वहाँ साल भर पढ़ने के बाद आप तैयार होंगे, ठीक है, और बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी है, ठीक है। और अभी इतनी मेच्योरिटी लेवल भी नहीं है, तो ब्रीफली आपको चीज हम ले रहे हैं। हाँ, एक मोटी मोटी सब चीज हमने सुन लिया, कुछ नाम सुन लिया, कुछ चीजें समझ ली, कुछ कंटेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने तैयार कर लिया, ऑल दैट, ठीक है। एंड इसके साथ आपको जुडिशरी टॉपिक इज ओवर। नाउ इस चैप्टर के लास्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, उसकी लिस्ट दे रखी है। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, इसका कई जगह तो रेफरेंस भी आ गया, कई जगह हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया, बट फिर भी कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साहब ये वाला चेंज या ये अमेंडमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, या इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर दे दिया वाला इससे क्या आया था, क्या चेंज हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा ब्रीफली तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए, मेन पहला था कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 1950 में तो आप जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हुआ 26 जनवरी 1950। 1951 में पहला अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। मतलब याद है मैंने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, अब तो बढ़ के 12 हो गए ना। बताया था कि आप एज ऑन डेट वी हैव 12 शेड्यूल्स, बट ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनली क्या थे, 8 शेड्यूल, एंड अब बढ़ के 12 हो गए। तो 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड हुआ था, एंड 8 का 9वां अमेंडमेंट ना। तो ये याद करें कि साहब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से क्या होता, 9 शेड्यूल वाज एडेड, एंड पहले 8 ही थे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लोकसभा पर प्रोवाइडिंग दैट 1 member could represent even more than 7,50,000 person। एक्चुअली क्या है, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं ना कि साहब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा चुन के जाएगा।
तो पहले अपर कैप थे कि साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम 7.5 लाख पॉपुलेशन, उससे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हो सकती। लेकिन बाद में देश की पॉपुलेशन बढ़ी तो साहब इतने लोग हो गए कि साहब या तो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाओगे तो क्या लोकसभा के रिपोर्ट में बंदे ही बढ़ जाएंगे, उसको हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए ये अमेंडमेंट करके इन्होंने डाल दिया कि साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा भी लोकसभा में जाए। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर it can have even more than 7,50,000 person. Next, the Constitution 42nd Amendment Act 1976 इसका रेफरेंस कई जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, इसको टिक कर लीजिएगा, बहुत अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें चेंजेस की थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन, ये मैं सब पहले बता चुका हूँ। इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 नए वर्ड ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। प्रेम्बल के अंदर प्रेम्बल पढ़ा था, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये 3 वर्ड्स पहले नहीं थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 51 मैंने पढ़ाया था, पार्ट 4A, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटलाइज, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A ये नया ऐड हुआ था, एंड ये भी आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया था। एक्चुअली क्या डिफेक्शन का मतलब होता है ना, कई बार सुनोगे एक पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग मिलके पार्टी तोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे कांग्रेस से कुछ बंदे टूट के बीजेपी में आ गए, बीजेपी के टूट के तो पहले इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था कि कितने बंदे टूट के, अब उन्होंने कुछ नॉर्म्स बना दिए हैं कि कम से इतने बंदे, आपकी पार्टी के जितने बंदे उसमें इतने बंदे, या आपके जितने लोग उस लोकसभा में हैं या एक पर्टिकुलर स्टेट के असेंबली में है, उसका इतना परसेंटेज लोग टूट के जाएंगे, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसके लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ पहले से चल रहा था उसको अमेंड किया गया बाय दिस अमेंडमेंट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट, इससे वोटिंग एज 21 साल से घटा के 18 साल कर दी। पहले 21 ईयर्स एज थी वोटिंग की इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन बाद में इसको 18 ईयर्स कर दिया। आज जानते हैं अब 18 साल की एज पर वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको बाद में एनसीटी ऑफ दिल्ली बना। आज का देखो सब जगह लिखते हैं यूनियन टेरिटरी, लिखते हैं, बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसका स्टेटस चेंज किया था एंड एक स्पेशल स्टेटस दिया था, बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। तो यूनियन टेरिटरी की जगह इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन, बताया राइट टू एजुकेशन, मैंने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया बाय एडिंग आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें यह है जो भी पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि साहब जो टोटल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को मिला के इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा के जितने मेंबर उसका 15% ज्यादा नहीं हो सकते। पहले ये लिमिट नहीं थी, इसलिए लोग अनाप शनाप मिनिस्टर बना देते थे। बाद में लिमिट लगाएगी बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 101वां 2016, जिसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो आप सुनते हैं, एंड 2016 में, एंड जिसके तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन 102 102, एंड इसके थ्रू एक नई बॉडी बनाएगी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए एक नई बॉडी बनी, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। पहले ये बॉडी काम करती थी, बस अब कॉन्स्टिट्यूशन से ये सेटअप नहीं थी, इट वॉज नॉट गिवन द, मतलब ये किसी और लॉ से चलती थी बट नॉट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कि मत दिस बॉडी इज सेटअप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं 2019, ठीक है। इससे आर्टिकल 15-16 याद है, हमने आर्टिकल 50 फंडा राइट टू इक्वलिटी जो पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि नया कंसेप्ट आ गया, और आर्टिकल 15-16 दोनों को बताया था कि साहब अपर कास्ट में भी रिजर्वेशन आ गया। जो अपर, देखिए पहले तो क्या था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तो था पहले से। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में ये अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है, मतलब अपर कास्ट के तो हैं, कास्ट वाइज तो अपर कास्ट के हैं, लेकिन उसमें गरीब हैं, उनको भी हमने रिजर्वेशन पे बेनिफिट दे दिया। एंड उसके लिए आर्टिकल 15 और 16 अमेंड हुए, और बोला कि साहब कॉलेज में एडमिशन में या आपको गवर्नमेंट जॉब्स में, और उससे गवर्नमेंट में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 10% ज्यादा उनको सीट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में, मैक्सिमम 10%। एंड देखिएगा इट चेंज टू फंडामेंटलाइज आर्टिकल 15-16 मैंने पढ़ाया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, मतलब जो अपर कास्ट के हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीक है,
10% ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेज सीट्स विल रिजर्व फॉर पीपल आउटसाइड द हाई, मतलब जो अपर कास्ट के हैं लेकिन अदर देन हाई इनकम है, मतलब अपर कास्ट के लेकिन आप इनकम हाई इनकम में नहीं आते, आप पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए रिजर्वेशन किया है। एंड इसके बारे में मैंने आर्टिकल 15(6) में पढ़ाया था। एंड वो तो ये मेजर अमेंडमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है अमेंडमेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साहब किस अमेंडमेंट एक्ट से या इस अमेंडमेंट से क्या चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तो एक मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चंस बाय एंड लार्ज सारे डिस्कशन में हमारे टॉपिक की डिस्कशन आ चुका, बट फिर भी लेटर डिस्कस सम क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, हमेशा बोलते हैं ना क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर देना है। कई बार कहता है आप सेकंड पढ़े, अच्छा ठीक लग रहा है, टिक कर दिया, और अगर फोर्थ जाते हैं वो बेटर ऑप्शन लग रहा है। इसलिए क्वेश्चन के मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब कि चारों पढ़ने डिसाइड कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। द कैरेक्टर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन वन, पढ़ा था हमारे देश का समय रिटन है। The powers are distributed between central state government, but whatever power. The constitution is the supremacy of power. Yes, constitution supreme, बता constitution supreme. All of the above. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। आंसर क्या डी, ऑल ऑफ द। वैसे तो आंसर भी आपको दे रखे हैं, बट फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके लास्ट में आंसर भी सारे क्वेश्चन के दे रखे हैं, 20 क्वेश्चन आ दिया है, सबके आंसर दे रखे हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस पेपर की बात करें, लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें 25 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड एंड 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग। तो 25 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड में जो 4-5 लॉ के टॉपिक हैं, उनमें ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझिए 25 नंबर में 50% समझिए यही है। मान लिया 12 नंबर 13 नंबर तक क्वेश्चन खाली इसी चैप्टर से आएंगे। बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और जो आपका एलिमेंट्री थिंग्स अबाउट द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कंपनी लॉ, सब मिला के 12-13 नंबर का आएगा। ये देखा 50%, मतलब जो 50% ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड, मतलब 25 नंबर का जो लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग तो अलग 25 नंबर का, उसमें ये आधा है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्स में बी इन द नेचर ऑफ मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट टू एनी ऑफ द अबव। ये सारी रिट्स है, तो आंसर क्या हो, एनी ऑफ द अबव। अब देखो मैंडेमस पढ़ा, रिट तो भी है, और आपने आगे पढ़ा नहीं, उसको टिक कर दिया, अब वही आपने सेलेक्ट कर लिया, गड़बड़ हो गई ना। इसे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द अबव। फंडामेंटल राइट पढ़ा था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 इज अ फंडामेंटल राइट। बी, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। याद है हमने फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ा था कि साहब हमें ये चीज करना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, एनी ऑफ द अबव। फंडामेंटल ड्यूटी सी इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। द पार्लियामेंट इज empowered टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट enumerated, मेंशन इन। बता रहा पार्लियामेंट किसके लॉ बनाता है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 बोथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 नन ऑफ द अबव। क्या सी आंसर होगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3। अब देखो लिस्ट 1 आपने ये देखा वो सही था, लेकिन वो सी ऑप्शन देखा था, ये बेटर आंसर है उससे, बोथ लिस्ट 1 एंड 3, तो सी आंसर हो गया। सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट शुड हैव इट्स ओन रिलीजन। क्या स्टेट का अपना कोई रिलीजन होता है, नो, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। इग्नोर ऑल रिलीजन, हैव ऑल रिलीजन ऑफ इट्स ओन, हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। डी इज द आंसर, डी फॉर दिल्ली। जिसका अपना स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट का अपना कोई, हाँ स्टेट की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन अपना कोई स्टेट किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, प्रोपोगेट नहीं कर सकता। ये हाँ आपको जो करना करिए, स्टेट उसमें रोक टोक नहीं करे, लेकिन स्टेट किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, पढ़ाया था ABCC 26 जनवरी 1950, बताया 26 जनवरी 1950। सी फॉर चंडीगढ़। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 34, अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मैक्सिमम इट कैन गो 34। डी फॉर दिल्ली। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड, ये भी मैंने बताया था 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 15% ज्यादा नहीं हो सकते। बी फॉर बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताया था विधान परिषद। अभी 8 स्टेट बताए थे, अब देखो तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर, झारखंड। अब इन 4 में से सिर्फ एक पहला ही जो तेलंगाना, ए फॉर अहमदाबाद, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उड़ीसा का नहीं है, मणिपुर का नहीं, झारखंड। 8 स्टेट बताया, नाम याद रखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, उन 8 में से एक ही नाम आ रहे हैं तेलंगाना, तो आंसर क्या, ए फॉर अहमदाबाद।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडजर्नमेंट साइनेड है? एक टर्म यूज करते हैं जैसे कोई मीटिंग्स वगैरह होती है, मान लो लोकसभा की मीटिंग हो रही है, ये अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग हो रही है, तो क्या बोलते हैं साहब, मीटिंग हैज बीन एडजर्न साइनेड है, ये लीगल टर्म है। एक होता है ना साहब मीटिंग एडजर्न हो गई कि 2 घंटे बाद दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी, तो टाइम फिक्स कर दिया ना, वो अलग बात है। लेकिन जब मीटिंग एडजर्न होती है उस समय कोई टाइम फिक्स नहीं होता, पता नहीं कब दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी, इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ, बाद में डिसाइड हुआ, अभी तय नहीं हुआ, एट द टाइम ऑफ एडजर्नमेंट डिसाइड नहीं हुआ, तो उसको एडजर्नमेंट साइनेड है। तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, पता नहीं कब दोबारा मीटिंग होगा, अभी कुछ बाद में डिसाइड हुआ, अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइनेड है। उसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का भी होता है लोग, किसी ये जनरल टर्म है, किसी भी मीटिंग के रेस्पेक्ट में, कंपनी की मीटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर इंडेफिनिट पीरियड, फॉर सम आवर्स, फॉर सम डेज, फॉर सम मंथ्स, क्या वो इंडेफिनिट? आंसर क्या? ए अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद, इंडेफिनिट, मतलब जहाँ साइनेड है कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, पता नहीं कब एडजर्न मीटिंग होगी, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया गया, तो इंडेफिनिट पीरियड, ए फॉर अहमदाबाद। विच आर्टिकल रिलेटेड टू एबॉलिशन और अनटचेबिलिटी? याद है राइट टू इक्वलिटी में पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 17 डी, आर्टिकल 17 याद है, एबॉलिशन अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 डी, डी फॉर दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कई बार बता चुका, आज ही बताया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें कौन फॉल्स है? मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब एक बार मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 10 शेड्यूल्स, 10 थे 8 थे, 8 बताया था ना, ओरिजिनली 8 थे, अब 12 हो गए। ये इसका फॉल्स है। द पार्ट रिलेटेड टू पॉलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 3 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का आर्टिकल 368 में दे रखे हैं। इस अगर आपको बाकी चीज नहीं भी पता हो, लेकिन ये पता लगा बी जो है इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 नहीं 8 शेड्यूल था, ये लिखा 10, इसका तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा अगर मुझे बाकी तीनों चीज के बारे में नहीं पता, ये तो पता है स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये पूछा कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू नहीं है, इसका तो बी आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी तीनों ट्रू है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड बी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकॉज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, नॉट 10। एज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस सिक्योर्ड इज, हमारे देश के संविधान में जब प्रेमबल पढ़ा था तो कौन सी जस्टिस की बात थी याद है? टू सिक्योर टू द पीपल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या? ऑल, तीनों तरह की जस्टिस की बात करें, याद है प्रेमबल में पढ़ाया था, ऑल ऑफ द अबव, डी फॉर दिल्ली। द वर्ड सोसाइटी से एडेड बाय, ये क्वेश्चन कई बार आ गया कई तरीके से। 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बी फॉर बॉम्बे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ, पढ़ाया था राइट टू इक्वलिटी में, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1। अच्छा देखो इस ऑप्शन में आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 भी दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, याद है आपको पढ़ना, नोट्स के अंदर डिटेल में दे रखा है। 15(1) जनरल था, वही जनरल स्टेटमेंट है। 15(2) में क्या था कि साहब किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स पे एक्सेस टू एनी शॉप, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल वो डिनाई नहीं कर सकते, टू एनी वॉट वेल्स, घाट्स विच इज मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर चीज के रेस्पेक्ट में कि ये आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जनरल, ये जनरल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 ए फॉर अहमदाबाद। द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन सोशियो इकोनॉमिक, मतलब मेरे इकोनॉमिक तो सारे सोसाइटी का ध्यान रखना है। अच्छा याद है सोसाइटीज वर्ड ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहाँ देखा, प्रेमबल में सोसाइटीज वर्ड ऐड हुआ था, तो सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिफ्लेक्ट कहाँ प्रेमबल में, तो 18 का आंसर है ए फॉर अहमदाबाद। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये ऐड हुआ था आर्टिकल 21A, आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन, डी फॉर दिल्ली। इन विच ईयर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, एब्रोगेशन मींस एबॉलिश्ड, एब्रोगेटेड का होता है एबॉलिश्ड। अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर अगस्त में ही, और बहुत चर्चा थी कि साहब आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का इसको अबॉलिश कर दिया, और आर्टिकल 370 क्या था सबको पता होगा, आपने काफी पढ़ा होगा, चर्चा काफी इसकी, कि जो स्पेशल स्टेटस देता था वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ JNK, ये आर्टिकल 370 में दे रखा है कि स्पेशल स्टेटस है, ये आपको अबॉलिश कर दिया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, अबॉलिश कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब स्पेशल स्टेटस नहीं है, एंड जम्मू एंड कश्मीर लाइक एनी अदर स्टेट। एक्चुअली स्पेशल स्टेटस के चक्कर में क्या था
JNK में बहुत सारी चीज एकदम अलग चलती थी, उनके कई सारे लॉज अलग चलते थे, बहुत कुछ अलग चलता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है उस पर, इसी कारण से इतनी कंट्रोवर्सी रहती थी कि सर जब पाकिस्तान क्लेम करता है JNK हमारा है एंड ऑल दैट, कश्मीर हमारा है। लेकिन ये भी एक रीजन था कि साहब स्पेशल स्टेटस से कहीं ना कंफ्यूजन रहती थी कि साहब वो हमारे इंडिया का सही था, तो हमारे इंडिया का पार्ट नो डाउट, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती थी एंड क्लैरिटी मिसिंग थी और बहुत सारी चीजें अलग चलती थी, उसको क्लियर कर दिया गया। और लास्ट ईयर 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश करके अब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट है वो खत्म कर दिया। तो ये बोला किस ईयर में आर्टिकल 370 में रिसेंट चीज है, ये देखा जाए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक पेपर है करंट अफेयर्स का इसी सेट में कि क्या आप किस ईयर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, एंड दैट इज इन द ईयर 2019, 2017, 16, 19, 18। सी इज द आंसर, सी फॉर चंडीगढ़। 2019 में, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश करके स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया तो जम्मू एंड कश्मीर नाउ इट इज लाइक एनी अदर। अब बताओ इसके भी 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, मालूम हुआ, एक आपका लद्दाख बना दिया अलग, आपको एक आपको जम्मू एंड कश्मीर आपको, ठीक है, 2 अलग अलग बना दिया, ठीक है। एंड इसके साथ मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, एंड इससे थ्रू आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो लीगल एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसका 1/4 तैयारी होगी खाली इस चैप्टर से, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 नंबर का है, उसे 25 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड है, 25 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है, तो 25 नंबर का जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें समझो कि ये 12-13 नंबर की है, तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेपर इस चैप्टर के थ्रू आपको तैयार होता है, ठीक है। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत डिटेल में तैयारी करा दी, आप उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके हर, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हर तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एक आपका चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें होपफुली 2 क्लासेस लगेंगी, एंड वो आपका छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो हमारा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करें इन द लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।